आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। हमारे साथ अशोक गुप्ता जी हैं और अक्सर जम्मू के मुद्दों को लेकर लगातार बात करते हैं। और बात करें इस समय हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर के। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि बतरा हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां पर कई लोगों की जान जो है वो भी गई और एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है कुछ लोगों की जान गई। वहाँ उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा प्रेस वार्ता भी की गई। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ देर के लिए जो है जो हमारे टेक्नीशियन हैं जो वो सिलेंडर फिट करते हैं ये उन्हीं का काम है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने वहाँ पर अंदर अटेंडेंट आए थे उन्होंने वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल हुई। जिसका काम वो वही करेगा तो मैटर करता है, लेकिन उन लोगों की उस वजहों के कारण जो है थोड़ी डिले हुआ और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, लगातार सरकार यही कहती आ रही है। इसके साथ साथ मैं इनसे बात करने से पहले एक आपको और बड़ी खबर बता दूं। इस समय सीडी हॉस्पिटल की बात की जाए, वहां पर 8 से 10 पेशेंट जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव, उनको अंदर बेड तक की सुविधा प्राप्त नहीं है और वो कोविड-19 के पेशेंट जो है बाहर पेड़ के नीचे और बाहर जो है लॉबी रहती है वहां पर अपना अपना सिलेंडर लेकर बैठे हुए हैं। कहाँ गई वो सरकार जो वादे करती है हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं, हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो इस तरह के हालात आखिरकार क्यों देखने को मिल रहे हैं? कल का आंकड़ा जो है वो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा था। लगभग 4700 से ज्यादा केसेस कोविड-19 के जम्मू कश्मीर यूटी में आए और 52 लोगों ने जो है वो जान गंवाई। जीएमसी की बात की जाए तो 15 लोगों ने एक बार दोबारा से कोविड के चलते जो है वो जान गंवाई। कुछ दिनों पहले की बात करें तो विक्रम रंधावा जी द्वारा प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि आज मैं अगर मेरे मुख से कुछ अपशब्द निकल भी गए तो उसके लिए मैं पहले से माफी चाहता हूं। आरोप लगाए उन्होंने और डीएमओ को लेकर बात की। बहुत से ऐसे मामले हैं, इस सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अशोक गुप्ता जी हैं। अशोक जी, बात करेंगे पहले विक्रम रंधावा जी जिस तरीके से प्रेस वार्ता करते हैं डीएमओ के खिलाफ, वो पूरी मीडिया के सामने बोलते हैं कि देखिए सबसे पहले मैं जो है सोमवार को जाऊंगा वहां पर डीएमओ को गोली मारूंगा, उसके बाद खुद आत्मदाह कर लूंगा। ये जो 96 लाख रुपए का इन्होंने भेजा है हमें, उसके बाद कल जो कोर्ट से आता है कि स्टे ऑर्डर लग जाता है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक चिट्ठी आती है, देखिए आपका गुस्सा जैसा भी है, आपके पास कोई सबूत है हमें पेश कीजिए, लेकिन जिस तरह की भाषा का आपने उपयोग मीडिया के सामने किया है ये पार्टी के लिए हित में नहीं है, ये हमें शोभा नहीं देता। इसकी क्लैरिफाई भी आपको देनी है। किस तरीके से देखते हो जो विक्रम रंधावा जी ने माइनिंग्स को लेकर कहा? मैं विषय के मुताल्लिक बात करूंगा, पर्सनलाइजेशन क्या उस पर नहीं जाऊंगा जी। विषय बिल्कुल ठीक है। रंधावा जी ने जो प्रश्न करा, 300 रुपए की ट्राली 3000 की मिल रही है, यह प्रश्न बिल्कुल ठीक है। एक गरीब आदमी जो घर बनाने का प्रयास करना चाहता है वो कैसे घर बनाएगा? वो कहां से लाएगा 15,000 रुपए का ट्रक? वो कहां से बाहर वाले अब माइनिंग विभाग को भी कब्जा करेंगे पंजाब वाले और यहां आकर के धांधली फैलाने का प्रयास करेंगे। पहले शराब, अब माइनिंग। इस मुद्दे को लेकर के मैं बिल्कुल श्रीमान रंधावा जी की उस प्रश्नावली पर समर्थन करने का प्रयास करना चाहता हूं। लेकिन पर्सनलाइजेशन जो है वो अलग विषय है उनका, उनकी पार्टी का, मैं उसमें जाने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं आपको चित्रों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो लोग कुर्सी पर बैठ करके डीएमओ स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहते हैं ये सब ठीक ठाक है। ये सारी चीजें जम्मू वाले लोग, क्रशर वाले कौन है? जम्मू वाले, वो कर रहे हैं। मैं उसका उत्तर आपको देने का प्रयास करना चाहता हूं चित्रों के माध्यम से। सुबह चित्र मेरे पास आए हैं और मैं बताऊंगा किस तरह से तवी से वो ट्रैक्टर आज भी ये सारी चीजें उठा रहे हैं। इसकी कॉपी एलजी को भेज रहा हूं और डीएमओ को भी भेज रहा हूं। उस बात का उत्तर दें ये सारी चीजें कैसे निकल रही हैं, सुबह निकल रही हैं, लॉकडाउन के अंदर निकल रही हैं मेरे भाई, जबकि किसी व्यक्ति को घर से बाहर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन बजरी और रेता, क्योंकि इसके अंदर पैसे हैं, इसको इस बात की अनुमति है, ये कहां भी घूमे, इसको लॉकडाउन की कोई चिंता नहीं है। ये तो चित्र वही बता रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय, आईजी महोदय से, किस क्षेत्र से, तवी कितनी बड़ी है, छोटा सा क्षेत्र है, बिल्कुल 3-4 रास्ते हैं, वहीं से ये बाहर आते हैं। वहां पर मैं ये वीडियो उनको भेज देता हूं, आप कृपा करके जी हमारे चैनल के माध्यम से आप ये वीडियो आपने जो देखी और ये साफ तौर पर इशारा दर्शाती है कि जिस तरीके से जिक्र जो विक्रम रंधावा जी ने भी किया था अपनी प्रेस वार्ता के जरिए, और कहीं ना कहीं अशोक गुप्ता जी ने कहा कि उनकी इस सवाल जो उन्होंने पूछे हैं और उसका मैं समर्थन करता हूं,
बहुत सी उथल पुथल देखने को मिली। जब उन्होंने प्रेस वार्ता की उसके बाद मीडिया के साथ विक्रम रंधावा जी रूबरू हुए, उसके बाद भरत शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी, और जब भरत शर्मा जी से हम सवाल पूछ रहे थे तो वो उतना ही जवाब दे रहे थे जैसे वो सोच के आए हों कि सवाल कुछ भी होगा मेरा जवाब इतना ही होगा, इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा। जब उनसे पूछे गए कुछ सवाल व्यक्तिगत तौर पर कि आखिरकार रंधावा जी ने ये कुछ कहा है, तो उन्होंने कहा जी देखिए वो उनका अपना मामला है, मुझे परमिशन नहीं है, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उसके बाद डीएमओ की बात करें सचदेवा जी की, उन्होंने भी 2-3 मीडिया चैनल से रूबरू हुए। उसके बाद कोर्ट की बात की, कोर्ट ने कहा कि इस पर स्टे ऑर्डर लगाया जाएगा। और उसके बाद सचदेवा जी ने यह भी कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मुझे पीएसओ की जरूरत है, मुझे अंगरक्षक चाहिए। तो बहुत सी चीजें जो है पिछले 3-4 दिनों में घटी हैं, लेकिन कुछ भी हुआ हो, व्यक्तिगत तौर पर किसी के साथ नाराजगी हो सकती है, उनका पर्सनल मैटर है। बड़ी बात यह है कि लोगों ने, या ऑपोजिशन की बात करें, उन्होंने ये कहा कि एक भाजपा के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी की बात करें, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं, उन्होंने इतने बड़े आरोप जो जितेंद्र सिंह जी पर लगाए हैं या फिर सचदेवा पर लगाए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कहानी एक नई बयां करती है। सवाली निशान बहुत से खड़े होते हैं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद आज अपने घर पर आग लगी है तो शायद मालूम हुआ कि लोगों का दुख दर्द क्या होता है। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है। और माइनिंग को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो सवाल पूछे, बिल्कुल मैं उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने एक चीज और कही, हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता ना हो। उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पैसा चढ़ता है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आंखें बंद कर कर वह तमाशा देखते हैं। और जो पंजाब से लोग आके यहाँ पर लगातार छलनी करते जा रहे हैं, यहाँ धरती का सीना जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, उनको कोई खौफ नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का, ना पुलिस डिपार्टमेंट का। उन्होंने साफ तौर पर कहा नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे अगर चढ़ेंगे तो कौन रोकेगा इनको। प्रूफ है तो सामने लाए, मैंने दिए ना आज प्रूफ। बिल्कुल, वो जो पंजाब वाले आ रहे हैं उनके प्रूफ भी दूंगा, लखनपुर जो क्रॉस करते हैं उनके प्रूफ भी दूंगा। मैं कहता हूं कोई बात करने से पहले तथ्यों पर हमको बैठने का प्रयास करना होगा। बिल्कुल, मैंने तथ्य रख करके कहा है ये ट्रालियां आज भी निकल रही हैं। अगर कोई प्रूफ है वो सामने लाना चाहिए। हम सारे इकट्ठे होकर के डोगरे, जम्मू दे डोगरे सूरज पुत्री तवी की छलनी नहीं करन देंगे आज, ये मैं आपसे वादा करने का प्रयास करना चाहता हूं। लेकिन तथ्य जब तक नहीं है तब तक कोई बात ऐसे हवा में नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतनी तड़पना जिस व्यक्ति के दिल के अंदर रही, जो कहता मैं खुद भी मर जाऊंगा, तेरे बच्चे भी मार दूंगा। अरे चौधरी प्यारा सिंह भूल गए? अरे 2 घर थे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए या मेरे घर में ठहरते थे या चौधरी प्यारे के घर में ठहरते थे, माननीय चौधरी प्यारा सिंह जी, वो सब भूल गए। एक कार्यकर्ता के मन के अंदर की तड़प कि 80 लाख रुपए मेरे ऊपर ठोक दिया, और आज रात्रि कल कहते हैं कोर्ट ने स्टे भी दे दिया है। बिल्कुल, ये पत्र आने वाला है, उसके विषय के अंदर भी बात। अगर कोर्ट ने कहा कि एक बंदा बिजली चलाता है तो बिजली से कर क्या रहा है, जब तक वो प्रूफ नहीं होगा बिल्कुल, तब तक तो आप उसको पकड़ करके उसके ऊपर कोई 80 लाख रुपए ठोक नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन वो कोर्ट का क्या निर्णय है लिखित रूप के अंदर, बिल्कुल, उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, पार्टी बनती है व्यक्तियों से, पार्टी बनती है कार्यकर्ताओं से, लेकिन कार्यकर्ता के दिल की तड़पना बड़े अधिकारियों को सुननी चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए, है उनका निजी विषय। लेकिन अशोक जी एक चीज, इस समय जो भाजपा के बड़े या प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं या फिर कोल साहब की बात करूं, इस समय उनकी मनोस्थिति क्या हो सकती है अगर हम देखा जाए? क्योंकि एक तरफ पीएमओ एमओएस है हमारे हिंदुस्तान के जितेंद्र सिंह जी, दूसरी तरफ एक बड़ा नाम, एक पार्टी के सीनियर नेता रंधावा जी हैं। अब इस सिचुएशन को उनके लिए संभालना कितना मुश्किल हो चुका है? क्योंकि अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बड़ा निजी विषय है, और मैं एक अपनी पार्टी का अहदेदार होने के नाते मैं समझता हूँ निजी कटास जो है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, श्रीमान अशोक कोल जी परिवार नहीं है, अपना जीवन त्याग दिया है और सारा जीवन पार्टी को दिया है, संघ को दिया है। उनका क्या रुख है? बिल्कुल, वो इसमें से क्या निकालेंगे? वो भ्रष्टाचार को 1 मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। उन आत्माओं के विषय के अंदर जरूर कहूँगा। लेकिन ये पर्सनलाइजेशन है, ये पार्टी अध्यक्ष का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, एक संघ का माननीय गुरु जी का चेला होने के नाते, कि मेरे भाई पार्टी जब तक नी और उसके अंदर काम करने वाले जी, उसके अंदर काम करने वाले लोग जी,
जब तक उनको संभालने का प्रयास नहीं होगा जी, तब तक कुछ नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आपसे हम और भी बात करें जो अभी करंट विषय चल रहे हैं। हमने देखा 4 दिन पहले हमने वहाँ जाके कवरेज की कि जो कुछ बत्रा हॉस्पिटल में देखने को मिला, छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो बिलखिला रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए मेरे माता पिता को जब अंदर एडमिट करवाया गया तो हमसे 40-40 हज़ार रुपये की मांग की गई, 80 हज़ार रुपये हमने दिया। 15 दिन से उनका इलाज चल रहा था, 15 दिन में 5 बार ऑक्सीजन जो है उनको उसकी प्रॉब्लम आई। उसके बाद हम कवर कर रहे थे तो वहाँ से दूर से एक महिला निकली, उसके हाथ में खुद सिलेंडर था एक। तो हमने दूर से उनसे पूछने का प्रयास किया कि आखिरकार हो क्या रहा है। वॉलंटियर वहाँ पर लड़के थे, कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति नहीं आया। उन्होंने ये देखा कि एक लड़की है, एक महिला है, वो कोशिश कर रही है सिलेंडर को अंदर ले जाने की। इंडिविजुअल तौर पर, वॉलंटियर तौर पर वहाँ पर लड़के आए, उन्होंने सिलेंडर अंदर पहुँचाने का प्रयास किया। वो कोविड-19 की पॉजिटिव पेशेंट थी। और उसके बाद हमने लाइव में ही वहाँ के प्रिंसिपल जी से बात की कि क्या आपका हॉस्पिटल ये परमिशन देता है कि कोई कोविड-19 का व्यक्ति जो है वो खुद उठकर बाहर जाए, अपने लिए दवाइयाँ लेकर आए, वो खुद उठकर बाहर जाए, अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए। अगर वो कोविड-19 का पॉजिटिव है, किसी के भी संपर्क में आएगा, वो जाते जाते आते आते तमाम लोगों को पॉजिटिव करते जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ लोगों की आदत होती है वो खुद ही निकल पड़ते हैं। इस तरह का बेतुका का जब जवाब वापिस आता है तो कैसे लेते हो? जिस तरीके से 4 लोगों की जान वहां पर गई, सरकार ये दावा भी करती है हम तैयार हैं, और दूसरी तरफ से अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उसको संभालने का प्रयास किया जाता है। मैं समझता हूं पत्रकार होने के नाते आपने जो प्रश्न करना चाहिए था उसको आपने साइड लाइन कर दिया। मैं उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको कमी कहां दिख रही है? मैं आपको मेरे प्रश्न पर आइए आप। जिस पत्रकार ने, जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ने उस लड़की का इंटरव्यू उसके साथ मिलकर के करा, उसको दोषी कौन पाएगा? वो कहां कहां गया, किसके किसके साथ जुड़ा, किन किन लोगों को संक्रमित करा, उस पर कार्रवाई कब होगी? अस्पताल पर तो होनी चाहिए, अस्पताल इससे बच नहीं सकता। कितनी देर का अस्पताल बना हुआ है प्राइवेट, चाहे मैक्स वाला है, चाहे गंगाराम है, चाहे कोई भी है। इन लोगों ने अपना जनरेशन प्लांट नहीं लगाया। मतलब 76,000 रुपये का एक टीका आप पेशेंट को कह रहे हो तुम लाओ, फिर तुमने भर्ती क्यों करा अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन देने का काम कोई सरकार का नहीं है, प्राइवेट को। सरकार का काम सरकारी अस्पताल के अंदर है। जितने भी प्राइवेट अस्पताल है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं वो पैसे कमा रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप करना चाहता हूं प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर। कोई भी है, दिल्ली वाला है, मुंबई वाला है, अहमदाबाद वाला है, जम्मू वाला है, उसके विषय के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का प्रयास हमको नहीं करना है। लेकिन एक बात श्रीमान राहुल जी आपसे फिर कहना चाहता हूं, 19 मैट्रिक टन जम्मू का कोटा हमको मिल रहा है, हमको 100 मैट्रिक टन की जरूरत है। पेशेंट बढ़ गए हैं, लोग मरना शुरू हो गए हैं, और जब तक वो कोटा नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है, एलजी साहब प्रयास कर रहे हैं, मैं इससे भी नकारने का प्रयास नहीं करूंगा। अभी 4 प्लांट बड़ी जल्दी, जनरेशन प्लांट, रात्रि कल मीटिंग थी, मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था। 4 जनरेशन प्लांट जल्द से जल्द 2-3 दिनों के अंदर जम्मू लाने का प्रयास हो रहा है। अच्छा गुप्ता जी, नहीं मेरी बात अभी नहीं, मैं एक बात और करूंगा। लगभग 70 एम्बुलेंसेज पंजाब की जम्मू के इस अस्पताल के आसपास है। बिल्कुल है, रेशम को जो रास्ता जाता है वहां बिल्कुल सारी भरी हुई है, लाइन लगी होती है। वो जम्मू से ऑक्सीजन भराती हैं और जम्मू के 1 सिलेंडर और साथ में रखती हैं, और एम्बुलेंस को ऑक्सीजन दी नहीं पड़ती है, और वो लेकर के पंजाब जा रही हैं। माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय, आईजी महोदय, जब वो एम्बुलेंस जम्मू के अंदर 108 वाली बड़ी ज़्यादा है, बिल्कुल सेवा मिल रही है, तो ये एम्बुलेंस जम्मू के अंदर क्या कर रही है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। इन एम्बुलेंस को रवाना करो पंजाब, इनकी ज़रूरत हमको नहीं है। वो जो 108 नंबर की एम्बुलेंस यहाँ काम कर रही हैं, जिन्होंने हमने जिनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है, हमारे कोटे की ऑक्सीजन अगर कोई लेकर के यहाँ पंजाब जाएगा तो मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जम्मू वाले लोग मर जाएं और यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई पंजाब के अंदर होगी, और वो भी 19 मैट्रिक टन में से वो 60 एम्बुलेंसेज यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के जाएंगी, तो ये हमारी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको यहाँ से उठा करके पंजाब धकेलना चाहिए,
108 नंबर की एम्बुलेंसेज यहाँ काम कर पाएँ, और हमारे पास हैं, उसके लिए संस्था भी है। फिर ये एम्बुलेंसेज यहाँ क्या कर रही हैं, ये एक विषय है जिसको तत्कालिक हल करना होगा। और अगर नहीं किया जाएगा तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद उनको पकड़ूंगा, यहाँ से भगाऊंगा, और जम्मू के लोग मर जाएं और ऑक्सीजन हमारे नाम की 19 मेट्रिक टन वो यहाँ से पंजाब वाले ले जाएं, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको शायद याद होगा, मैंने पीछे खलानी के अंदर एक हमारी मशीनरी जनरेशन प्लांट जो यहाँ खलानी के अंदर डोडा के अंदर लगना था, वो पंजाब लखनपुर से ही उसको पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं आरोप लगा रहा हूं, गायब कर दिया। जबरन उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उस कंपनी के खिलाफ बैक लिस्टेड करा गया, और वो दूसरे दिन खलैनी के अंदर जाकर के लगा। अब वहाँ के लोगों को चालू हो गया, वहाँ के लोगों को राहत है। ऑक्सीजन जब तक जनरेशन प्लांट नहीं लगेंगे लोग नहीं बच सकते। और अथॉरिटी फिक्स, मैं फिर कहता हूं, जिम्मेवारी मेडिकल कॉलेज की किसके पास है? रात्रि आप 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे जाओ, कौन कौन उपलब्ध है ये फिक्स करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका टेलीफोन नंबर बार बोर्ड पर लिख करके लाओ। ये 3 घंटे ये ड्यूटी देंगे, ये 4 घंटे ये ड्यूटी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको एक और सूचना देना चाहता हूं, कल एक LG साहब ने जबरदस्त मीटिंग करी है, और उसके अंदर सरकार के 2 व्यक्ति जी मेडिकल कॉलेज के अंदर लगाने का प्रयास हुआ है, कि एडमिनिस्ट्रेशन के 2 व्यक्ति। अभी मैं ये पूछना चाहता हूं कि LG साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति तो वहां लगाए, इसका मतलब जो अंदर काम करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और अगर LG साहब ने ये लोग लगाए हैं, जिसकी घोषणा मुझे लगती है आज हो जाएगी, और वो लोग वहाँ ज्वाइन भी करेंगे, एक अच्छा कदम है, इसका स्वागत करता हूँ। और वो लोग सिर्फ मेरा पेशेंट मर रहा है, कोई विषय नहीं है, अगर भगवान ने उसको बुलाना तो बुलाए, लेकिन कोई अधिकारी मेरे साथ उस दुख की घड़ी के अंदर खड़ा हो, बिल्कुल मेरे दुख के अंदर शामिल हो, मेरी कमियों को पूरा करने का प्रयास कर पाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक संदेश देने का प्रयास करेगी तो मैं समझता हूं जिसका व्यक्ति मर रहा है उसको राहत प्रदान होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रहा। बाकी जिंदगी और मौत परमात्मा के हाथ के अंदर है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना ना मर जाए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 45,000 का आंदा है जी, जब ऑक्सीजन नहीं होगी वो लगाया जा सकता है, पेशेंट उससे जिंदा रह सकता है 4-5 घंटे। तो क्या एक बंदे को 76,000 का टीका लग सकता है, लेकिन 45,000 का कंसंट्रेटर नहीं आ सकता अगर ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है, वो नेचुरल पैदा करती है। ये मेरे सुझाव हैं, और आगे कल या परसों जो मैं आपको बिना चित्रों के माध्यम जो ऑक्सीजन वहाँ लीक हो रही है, जो लोगों को नहीं मिल पा रही है, जैसे लोग मर रहे हैं, सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करूंगा। और ये भी कहना चाहता हूँ जो लोग उसके दोषी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछना चाहता हूँ, अरे भैया कामकाज चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, लोग मर भी रहे थे, जिंदा भी हो रहे थे, ठीक भी हो रहे थे, ऑन स्पॉट आपने एक व्यक्ति को बदल देना, ये कहाँ का निर्णय है? कहाँ का निर्णय है? अशोक गुप्ता जी, मैं आप जिस तरीके से आप एक पैनी नज़र रखते हैं, हमने अक्सर आपको देखा है, आप हॉस्पिटल्स की जब भी चाहे 12 बजे हो, 1 बजे हो, रात के 2 बजे हो, आप कई बार चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि किस तौर तरीके से काम हो रहा है, किसी को मेरी ज़रूरत है आप उसकी मदद भी करते हैं। एक और शख्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सोमनाथ डबगोत्रा जी, उनसे हमारी अक्सर बात होती है वहाँ पर। उन्होंने भी एक चीज़ कही कि ये जो सरकार लगातार प्लांट की बात करती है, ऑक्सीजन प्लांट लगाया, ऑक्सीजन प्लांट लगाया, अगर एक ऑक्सीजन प्लांट में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो पूरी टीम को हिमाचल से बुलाना पड़ेगा। इनके पास ये जो टैंक लगा है लिक्विड ऑक्सीजन का, इसका ऑल्टरनेट भी नहीं है, कल को खराब हो जाए तो ठीक कैसे होगा? 4 से 5 दिन लगेंगे, हिमाचल से टीम आएगी, ठीक करेगी। ये जो छोटी छोटी चीजें और भी कमियां जो आप देखते हो, ये कैसे ठीक करेंगे? मैं आपकी इस बात को दुरुस्त करने का प्रयास करना चाहता हूं जी। वो जो टैंक के अधिकारी हैं वो परमानेंट LG साहब ने यही रखे हैं, टेंट लगे हैं उनके, कृपा करके। नहीं, मेरी बात को पूर्ण होने दीजिए। बिल्कुल। अगर टेक्निकल फॉल्ट आएगा, वो बंदे हमारे पास हैं, वो कंपनी वाले बंदे हमने 3-4 महीने के लिए जम्मू में ही रखे हुए हैं,
ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। बिल्कुल सामने उनके टेंट लगे हैं, वो रहते हैं। नहीं, टेंट में नहीं है वो सामने पर टेंट में रहते, उसके कमरे टेंट में नहीं है वो जी। वो मैकेनिकल विभाग के कमरों के अंदर रह रहे हैं। उनके नाम भी बताना चाहता हूं, उनकी फोटोग्राफी भी दूंगा। पीछे टेक्निकल फॉल्ट हुआ, उन्हें उसी टाइम ठीक कर दिया। इस तरह की पॉजिटिविटी के अंदर हम विचार करने का प्रयास करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं। मैं फिर आपसे कहता हूं, 4 प्लांट इमीडिएटली सुपर स्पेशलिटी के अंदर, 2 मेडिकल कॉलेज के अंदर और 1 और प्लांट गांधीनगर के अंदर बस चालू करेंगे 4-5 दिनों के अंदर। माननीय एलजी साहब ने पर्सनली यहां से दिल्ली जाकर के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है उनसे वो 4 प्लांट लाए हैं। मशीनरी चल पड़ी है और जनरेशन प्लांट जब तक नहीं लगेंगे ऑक्सीजन पर निर्भर करते रहेंगे। आज पूरे देश के अंदर कला है, हमको 19 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, 100 मेट्रिक टन चाहिए। एक हमारे पास सिर्फ बड़ा ट्रक है, वही जाता है वही आता है, और वो हमको 2 मेट्रिक टन का कोटा डेली दे रहे हैं। ट्रक 10 दिन वहां खड़ा रहता है, उसके अंदर 20 मेट्रिक टन आती है। ये टेक्निकल बातें आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। 10 दिन ट्रक वहां खड़ा रहेगा और फिर ऑक्सीजन लेकर के आएगा। इतनी देर में तो मरने वालों की संख्या तो अति पार हो जाएगी। इसका एक ही हल है, जनरेट की जाए, लोगों को दी जाए। लेकिन जो पुराना सिस्टम पाइपों का है, यहाँ से लीकेज होती है, उसको ठीक किया जाए और तंदुरुस्ती के माध्यम से लोग ऑक्सीजन की वजह से ना मर पाए। खुदा भगवान अगर आई है तो चलेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन हम मरने वाले लोगों के जो सहयोगी हैं, साथी हैं, उनके साथ खड़े होकर के वो समय, दुख भरा समय, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उस समय उनको सहारा देने का प्रयास करें, उनके साथ मिलकर के प्रयास करें। और एक बात और, जो कोविड पेशेंट मर जाते हैं उनकी डेड बॉडियां नहीं देते हम। बिल्कुल। माननीय डिप्टी कमिश्नर जम्मू महोदय, आपको कह रहा हूं, कृपा करके किसी को नियुक्त करिए वहां, तहसीलदार को, जो वहां रहे। एक बंदा जियोड़िया का मर गया, उसको कहते हैं आप उसको बख्शीनगर में जलाओ। बिल्कुल। इट इज नॉट पॉसिबल सर, यह बातें संभव नहीं है। इसके अंदर इंसानियत नाम का वस्तु गायब हो गई है, उसके विषय के अंदर विचार करने का हमको प्रयास करना होगा और यह निर्णय लोगों को राहत पहुंचा सके। आप लोगों को फिर मैं कह रहा हूं, आप लोगों के सहयोगी बन पाए, लोगों को तड़पने ना दें। मरने के उपरांत भी उसको एम्बुलेंस मिले। एक डेड बॉडी पुंछ ले जाने के लिए 45,000 रुपया लिया गया, यह आरोप लगा रहा हूं मैं। और वो एम्बुलेंस कोई जाने को तैयार नहीं था। इसलिए माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब, आप नौजवान व्यक्ति हैं, आप काम करना जानते हैं। श्राइन बोर्ड के अंदर भी बहुत बढ़िया काम आपने करा। कृपा करके वहाँ किसी व्यक्ति को नियुक्त करें और जो लोग अपने क्षेत्र के अंदर मर रहे हैं उनको अपने क्षेत्र के अंदर ही जलाने का प्रबंध करें। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कायम करें कि ये सांबे वाला है जी, सांबा डीसी कहाँ जलाना है, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, वहाँ उनको बुलाओ ताकि वहाँ उसका अंतिम संस्कार करने का प्रबंध कर सके। लेकिन ये जो मरने के उपरांत उनसे मजाक चल रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि कीमती समय के लिए। बहुत कम इस तरह के इंसान होते हैं जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं। अभी अशोक गुप्ता जी से हमने बात की है, इन्होंने देखिए बहुत से लोग जो हैं कमियां खरीदते हैं और अशोक गुप्ता जी ने आज जितनी भी चर्चा की, इन्होंने सुझाव रखे कि और बेहतर तरीके से ये चीजें बेहतर और कैसे हो सकती हैं। और एक बात मुझे और याद आ गई जी, कोविड वार्ड के अंदर एक डॉक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जी, श्रीमान कुंडल जी, वो 15 दिन से अपने घर में नहीं गया है। वो खाने की बांदियां पड़ गई हैं वहां। मैं ओपन ऑफर करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर खाने पहुंचाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो तो मैं जितने भी डॉक्टर वहां ड्यूटी हैं और जितने भी अटेंडेंट हैं, जितने भी पेशेंट हैं, मैं उसमें सेवा करने का प्रयास करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा ना हो कि डॉक्टर थक जाएं, ऐसा ना हो कि नर्सें बिल्कुल चकनाचूर हो जाएं।
अल्टरनेटिव व्यवस्था, हमने एक डॉक्टरों के लिए इंटरव्यू करे थे, उसकी लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं हम, कृपा करके उनको निकालो। श्रीमान कमिश्नर महोदय, डुल्लू जी, आप भी रात्रि रात्रि वहाँ रहते हो, इसलिए उस विषय के अंदर जल्द कार्रवाई करो और इसको संपूर्ण करने का प्रयास करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने सुझाव जितने भी दिए हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। सरकार को इस पे गौर करना होगा और ज़रूर इस पे सोचना होगा, विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि हर इंसान जो है कमियां निकालने की कोशिश करता है, जख्म खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन अशोक जी की बात करें, उन्होंने बहुत से सुझाव ऐसे दिए जो मानवता के लिए, या फिर जितने भी लोग इस समय कोविड-19 के कारण परेशान हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या फिर कुछ चीज़ें अभी भी हैं, कुछ कमियां ऐसी भी हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, वो भी सुझाव अशोक जी ने यहाँ पर दिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो हैं वो इस पर गौर फरमाएं और ये जो और बेटर व्यवस्था हो सकती है उस पर जो है वो ध्यान दिया जाए। आप जुड़े रहिए वॉइसेस के साथ। श्याम जी साथ, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।